कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने और रहस्यमयी जंगल के ऊपर उड़ रहे एक प्लेन से होती है। प्लेन के अंदर हमें जस्टिन नाम की एक लड़की और उसके साथ सफर कर रहे कुछ लड़के लड़कियां दिखाई देते हैं। सभी लोग मस्ती में डूबे हुए हैं और इस रोमांचक सफर का भरपूर आनंद ले रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये मजेदार सफर कुछ ही पलों में एक भयानक हादसे में बदलने वाला है। प्लेन अभी कुछ ही दूरी तय करता है कि अचानक उसका इंजन खराब हो जाता है। देखते ही देखते इंजन में आग लग जाती है और पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। आग की वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और वो तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि प्लेन के पीछे बैठे कुछ यात्री हवा के तेज दबाव के कारण अपनी सीटों से उछलकर बाहर जा गिरते हैं। विमान पेड़ों से टकराते हुए तेजी से नीचे गिरने लगता है। अचानक एक पेड़ की मजबूत टहनी विमान के कॉकपिट में घुस जाती है और पायलट की जान चली जाती है। कुछ ही पलों बाद विमान जंगल के बीचों बीच जोरदार तरीके से क्रैश हो जाता है। हादसे में 4-5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि बाकी बचे यात्री किसी तरह विमान से बाहर निकलने लगते हैं। तभी एक युवक अपने साथी को तलाशते हुए विमान के पंखों की तरफ चला जाता है, लेकिन वहां मौजूद तेज धार वाले हिस्से की चपेट में आकर उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। सभी लोग जंगल से बाहर निकलने के लिए GPS और मोबाइल तलाशने लगते हैं। तभी अचानक विमान में जोरदार धमाका हो जाता है और उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इसी बीच केरा को जंगल की झाड़ियों से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत दौड़कर वहां छिपे लोगों से मदद मांगने जाती है, लेकिन एलेजांद्रो को कुछ ठीक नहीं लगता। वो केरा को उनकी तरफ जाने से रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, झाड़ियों के पीछे से उन पर जहरीले तीरों से हमला होने लगता है। एक एक करके सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। केरा उन आदिवासियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक तीर उसकी गर्दन में आ लगता है और वो एलेजांद्रो की बाहों में दम तोड़ देती है। एलेजांद्रो उसकी गर्दन से तीर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और जहरीला तीर आकर उसकी गर्दन में लग जाता है। कुछ ही पल में वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इधर जस्टिन अपनी जान बचाकर घने जंगल के बीच भाग रही होती है, लेकिन आदिवासियों की नजर उस पर भी पड़ जाती है। वे तुरंत जस्टिन की तरफ एक जहरीला तीर छोड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो भी वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब जस्टिन को होश आता है तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब नजारा होता है। वो खुद को एक नाव में पाती है, जहाँ एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसका पूरा शरीर काले रंग से रंगा हुआ था उसे कहीं ले जा रहा था। जस्टिन डर जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं। किसी तरह वो अपने दांतों से रस्सी काटकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और वहां से भागने का मौका तलाशती है, लेकिन तभी उस कल्लू की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उसे डराते हुए इशारा करता है कि रस्सी खोलने की कोशिश मत करना। जस्टिन चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। धीरे धीरे नाव घने जंगल के बीच से गुजरती हुई एक सुनसान किनारे की तरफ बढ़ती है। कुछ देर बाद नाव आखिरकार किनारे पहुंच जाती है। तभी जस्टिन और उसके साथी देखते हैं कि जंगल से लाल रंग से पूते हुए सैकड़ों कबीलाई लोग उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। जैसे ही वे लोग नाव से बाहर निकलते हैं, कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं और अजीब नजरों से उनके शरीर को छू छू कर देखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इससे पहले इस तरह के बाहरी लोगों को कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उनका डर और बढ़ता जाता है। रास्ते में उन्हें मारे गए लोगों के शव पेड़ों से लटके हुए दिखाई देते हैं। कई जगह इंसानों के सिर भी लटकाए गए होते हैं। ये भयानक नजारा देखकर सभी बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगते हैं, लेकिन कबीले के लोग उनकी भाषा बिल्कुल नहीं समझते। इसके बाद आदिवासी उन्हें घेर लेते हैं और उनके बाल और कपड़े खींचने लगते हैं। तभी वहाँ कबीले की मुख्य महिला आ जाती है और उसके आते ही सभी आदिवासी शांत हो जाते हैं। वो एक एक करके सभी नए लोगों को गौर से देखने लगती है। तभी उसकी नजर जोना पर पड़ती है। वो जोना को बाकी लोगों से अलग कर देती है, जबकि बाकी बचे लोगों को सुअरों के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये आदिवासी उनके साथ क्या करने वाले हैं। तभी जस्टिन की नजर जोना पर पड़ती है। वो देखती है कि जोना को बाकी सभी से अलग ले जाया गया है। कबीले के लोग उसे एक अजीब तरह का काला पानी पिलाते हैं, जैसे किसी जानवर की बलि से पहले उसे कुछ पिलाया जा रहा हो। इसके बाद वे लोग जोना को एक बड़े पत्थर पर लिटा देते हैं। तभी कबीले की एक बूढ़ी महिला वहाँ पहुँचती है। उसके हाथ में एक धारदार हथियार होता है। इसके बाद वो जोना के साथ एक भयानक रस्म शुरू करती है। वो बुजुर्ग महिला उसके शरीर के अंगों को निकाल कर खाने लगती है। इसके बाद कलवा भी वहाँ आ जाता है और जोना के शरीर को टुकड़ों में काटने लगता है। आखिर में कलवा जोना का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। वहाँ मौजूद बूढ़ी महिला उसके खून को एक कटोरी में इकट्ठा करके पीने लगती है। ये भयानक नजारा देखकर पिंजरे में बंद लोगों की हालत खराब हो जाती है। कुछ लोगों को उल्टी आने लगती है, जबकि बाकी सभी डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये कोई आम आदिवासी कबीला नहीं है, बल्कि इंसानों का शिकार करने वाला एक
खतरनाक नरभक्षी समुदाय है। इसके बाद कबीले की महिलाएं जोना के शरीर के हिस्सों को साफ करके उन पर नमक और खास मसाले लगाती हैं। फिर वे उसके शरीर को एक जलती हुई भट्ठी में डाल देती हैं, जहां उसे पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब मांस से हल्की हल्की खुशबू आने लगती है तो आदिवासी उसे भट्ठी से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वे उसे बराबर हिस्सों में बांटकर पूरे कबीले में परोसने लगते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग उसे ऐसे खाने लगते हैं जैसे उनके लिए ये कोई आम दावत हो। दावत खत्म होते होते रात हो जाती है। इस सुनसान आइलैंड पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए आदिवासी रात में आग जलाकर ही अपना काम चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे पिंजरों में बंद लोगों के बीच डर का माहौल और भी बढ़ जाता है। सभी किसी तरह वहां से भागने की योजना बनाने लगते हैं। तभी लॉर्ड्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि अगर वे उस जगह वापस पहुंच जाएं जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था, तो शायद वहां से जीपीएस या मोबाइल मिल सकता है। इसके जरिए वे बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अलेजांद्रो उसकी बात काट देता है। वह कहता है कि यहाँ के आदिवासी हम पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। सुबह होते ही ये आदिवासी हम में से किसी को पकाकर खा जाएंगे। तभी जस्टिन का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है कि इन सारी मुसीबतों की असली वजह अलेजांद्रो ही है। उसकी वजह से ही ये सभी लोग इस खतरनाक आइलैंड पर फंसे हुए हैं। लेकिन समंथा उसे शांत रहने के लिए कहती है। वो जानती थी कि इस समय आपस में लड़ने से उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसी बीच समंथा हिम्मत दिखाते हुए पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक कबीले की नजर अचानक उस पर पड़ जाती है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, आदिवासी उसकी तरफ एक नशीला तीर चला देता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह जब जस्टिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। जस्टिन तुरंत समझ जाती है कि शायद ये बच्चा उसकी मदद कर सकता है। वो अपने लॉकेट से एक मधुर आवाज सुनाने लगती है ताकि बच्चा उसके साथ घुल मिल जाए और शायद उसकी कुछ मदद कर सके। लेकिन तभी अचानक पिंजरे में कालवा की एंट्री हो जाती है। कालवा को देखते ही बच्चा बुरी तरह डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। इसके बाद कालवा उन तीनों लड़कियों को पिंजरे से बाहर ले जाता है। वहां वही बुजुर्ग महिला उनका परीक्षण करने लगती है। कबीले की इस रस्म का मकसद ये पता लगाना था कि उनमें से कौन अभी तक कुमारी है। जब जस्टिन की बारी आती है तो कबीले की महिला उसे देखकर समझ जाती है कि वो अभी तक कुमारी है। इसके बाद वे जस्टिन को बाकी लड़कियों से अलग कर देते हैं, क्योंकि कबीले में उसे एक खास बलि के लिए चुना जाता है। इसके बाद समंथा और एमी को दोबारा उसी पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। पिंजरे में जाते समय समंथा को नदी के किनारे एक नाव दिखाई देती है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और कबीले के सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में चले जाते हैं। समंथा को लगता है कि ये पिंजरे से भागने का सही मौका है। तभी लॉर्ज की नजर पेड़ पर खड़े एक आदिवासी पहरेदार पर पड़ती है, जो उन पर नजर रख रहा था। उसका ध्यान भटकाने के लिए लॉर्ज अपना खराब हो चुका फोन पिंजरे से दूर फेंक देता है। फोन की आवाज सुनकर पहरेदार उसका पीछा करने चले जाते हैं। इसी बीच समंथा मौका देखकर पिंजरे से बाहर निकल जाती है और पूरी ताकत से दौड़ने लगती है। लेकिन तेज बारिश के कारण जमीन बेहद फिसलन भरी होती है, जिससे उसके पैर बार बार फिसलते हैं और वो गिरते हुए किसी तरह नाव के पास पहुंच जाती है। बारिश रुकने के बाद कबीले वाले जस्टिन को वापस उसी पिंजरे में बंद करके चले जाते हैं। इस दौरान उसके पूरे शरीर पर सफेद रंग पुता हुआ होता है और माथे पर लाल रंग का टीका लगा होता है। जस्टिन के साथ ही उससे पूछते हैं कि कबीले वालों ने उसके साथ क्या किया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तभी लॉर्ड जस्टिन को बताता है कि समंथा पिंजरे से निकलकर नदी की तरफ भाग गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या हुआ। इतने में कबीले के कुछ बच्चे उनके लिए खाना लेकर आते हैं। जस्टिन के लिए वही बच्चा खाना लाता है जो पहले उसके लॉकेट को देख रहा था। लड़की अपना लॉकेट उस बच्चे को दिखाकर पूछती है कि क्या उसे ये चाहिए, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। बाकी लोग कई दिनों से भूखे थे, इसलिए खाना देखते ही वे जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। लेकिन एमी मांस नहीं खाती थी क्योंकि वो शाकाहारी थी। फिर भी भूख इतनी ज्यादा थी कि कुछ देर बाद वो मजबूरी में उसे खाने का फैसला करती है और एमी उस मांस के टुकड़े को खाने लगती है। तभी उसकी नजर मांस में बने एक टैटू पर पड़ती है। टैटू देखते ही एमी समझ जाती है कि ये किसी जानवर का मांस नहीं, बल्कि उसकी दोस्त समंथा का है, जो बारिश के दौरान पिंजरे से भाग गई थी। एमी देखती है कि कबीले के छोटे छोटे बच्चे उसी मांस के टुकड़े से खेल रहे हैं। ये देखकर वो अपना दुख सहन नहीं कर पाती। गुस्से और सदमे में वो मिट्टी
मिट्टी का कटोरा तोड़ देती है और खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेती है। बहुत ज्यादा खून बहने के कारण कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पिंजरे में मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि एमी के बाद अब उनका नंबर भी आने वाला है, इसलिए वे वहां से बच निकलने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डेनियल के पास नशे की एक छोटी पुड़िया होती है। वे उसे एमी के मुंह के अंदर से पेट में छिपा देते हैं ताकि कबीले के लोग उस नशीले पदार्थ को खाकर नशे में हो जाएं और उन्हें भागने का मौका मिल सके। इसी बीच एलेजांद्रो अपना तनाव कम करने के लिए अश्लील हरकत करने लगता है। उसकी इस हरकत को देखकर लॉर्ज गुस्से से भड़क जाता है क्योंकि उसी पिंजरे में एक लड़की भी मौजूद होती है। लॉर्ज उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ सबकी जान खतरे में है और वह ऐसी हरकतों में लगा हुआ है। गुस्से में लॉर्ज उसकी पिटाई करने लगता है। तभी वहाँ कलवा आ जाता है और एमी के शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है। इसके बाद उन टुकड़ों को उसी भट्टी में पकाया जाता है जिसमें पहले जोहान को पकाया गया था। मांस पूरी तरह पकने के बाद उसमें मिला नशीला पदार्थ भी अपना असर दिखाने लगता है। कबीले वाले जैसे ही उसे भट्टी से बाहर निकालते हैं, सभी उस पर टूट पड़ते हैं और खाने लगते हैं। कुछ ही देर में नशे का असर उन पर धीरे धीरे चढ़ने लगता है और वे सभी बेकाबू होकर हंसने लगते हैं। यहाँ तक कि कलवा भी नशे में आ जाता है। मौका देखकर जस्टिन और उसके साथी पिंजरे से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही डेनियल बाहर निकलने की कोशिश करता है, एलेजांद्रो उस पर नशीला तीर चला देता है जिससे वो फिर से पिंजरे के अंदर गिर जाता है। लॉर्ज और जस्टिन तुरंत समझ जाते हैं कि एलेजांद्रो कुछ चाल चल रहा है, इसलिए वे बिना देर किए चुपचाप वहाँ से भागने लगते हैं। जब डेनियल को होश आता है तो वो खुद को दो आदिवासियों के बीच फंसा हुआ पाता है। नशे का असर अभी भी उन पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वे डेनियल को देखकर पागलों की तरह हंसने लगते हैं। डेनियल अपने हाथों से इशारे करके उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदिवासी उसके हाथ पर काट देता है। डेनियल दर्द से चीखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आदिवासी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। इसी बीच एक छोटी बच्ची डेनियल का पैर पकड़कर उसे भागने लगती है। दूसरी तरफ जस्टिन और लॉर्ज भागते भागते नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें दूर से उसी विमान के मलबे से उठता हुआ धुआं दिखाई देता है जो पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये देखकर उन्हें बचने की एक नई उम्मीद नजर आती है। जस्टिन जैसे ही एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाती है, उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। तेज बहाव उसे अपने साथ बहाने लगता है। लॉर्ज उसे बचाने के लिए नदी के किनारे किनारे दौड़ने लगता है। तभी जस्टिन एक बड़े पत्थर को मजबूती से पकड़ लेती है। लॉर्ज तुरंत पेड़ की एक मजबूत टहनी तोड़कर उसकी तरफ फेंकता है। जस्टिन उस टहनी का सहारा लेकर आखिरकार नदी से बाहर निकल आती है। दोनों बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लेकिन वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। कबीले वालों ने विमान में मारे गए लोगों के शवों को पेड़ों के तनों के सहारे खंभों की तरह खड़ा कर रखा था। दोनों जल्दी जल्दी जीपीएस और मोबाइल फोन तलाशने लगते हैं। तभी एक शव की जेब से अचानक मोबाइल की घंटी बजने लगती है। जस्टिन तुरंत उस शव की जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो शव जस्टिन के ऊपर गिर जाता है। लॉर्ड्स तुरंत उसकी मदद करता है, मगर तब तक उनका पीछा करते हुए कुछ आदिवासी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों को बेहोश करके आदिवासी उन्हें वापस अपने इलाके में ले जाते हैं। जब जस्टिन को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ पैर एक डंडे से कसकर बांधे गए हैं। कुछ महिलाएं उसके पूरे शरीर पर एक खास तरह का सफेद लेप लगा रही होती हैं। ये देखकर जस्टिन डर जाती है और रोते हुए सोचने लगती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगती है। तभी उसे लॉर्ज की दर्द से भरी चीखें सुनाई देती हैं। कलवा उसे पिंजरे से भागने की सजा दे रहा होता है। वो लॉर्ज को पूरी तरह से पीटता है और उसके शरीर की एक एक हड्डी को मार मार कर तोड़ने लगता है। इसके बाद आदिवासी उसके शरीर पर एक खास लेप लगा देते हैं। उसकी गंध से बड़ी संख्या में चींटियां वहां पहुंच जाती हैं और लॉर्ज को घेर लेती हैं। वो दर्द से चीखने लगता है, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। दूसरी तरफ जस्टिन के पास वही बुजुर्ग महिला आती है। उसके हाथ में एक धारदार चाकू होता है और वो धीरे धीरे जस्टिन की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो उसके साथ कुछ करने वाली होती है, तभी कुछ महिलाएं आकर उस बुजुर्ग महिला को वहां से बुलाकर ले जाती हैं। तभी जंगल की तरफ से एक आदिवासी हाथ में एक इंसान का कटा हुआ सिर लेकर दौड़ता हुआ आता है। वो बताता है कि जंगल में कुछ अनजान लोग घुस आए हैं और तेजी से उनके इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही कबीले की महिला नेता युद्ध का ऐलान कर देती है। जंगल के सभी नरभक्षी आदिवासी अपने अपने तीर कमान और हथियार उठाकर उन अजनबियों से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब उनके इलाके में सिर्फ छोटे बच्चे और बुजुर्ग ही रह जाते हैं। इसी बीच वही छोटा
लड़का जस्टिन के पास आता है, जो पहले उससे प्रभावित था। वो चुपके से जस्टिन के हाथों में बंधी रस्सी खोल देता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदिवासी महिला पहुँच जाती है। जस्टिन उस महिला को घायल करके वहाँ से भागने लगती है। भागते समय जस्टिन की नजर लॉर्ज पर पड़ती है। वो उसे वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन तभी वही छोटा लड़का लॉर्ज के पास पहुँचता है और उसे मार देता है। ये देखकर जस्टिन डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी एलेजांद्रो जस्टिन को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर जस्टिन उसकी मदद नहीं करती और वहाँ से आगे निकल जाती है। लेकिन जस्टिन को भागते हुए एक आदिवासी लड़की देख लेती है। वो तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वो छोटा लड़का जस्टिन को सुरक्षित तरीके से कबीले के इलाके से दूर ले जाता है। उसकी मदद से खुश होकर जस्टिन अपना वही लॉकेट उस बच्चे को दे देती है। बच्चा उसे तुरंत वहाँ से भाग जाने का इशारा करता है। जस्टिन दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे पहुँच जाती है, लेकिन जैसे ही वह पानी पार करने की कोशिश करती है, उसकी नजर किनारे बैठे एक तेंदुए पर पड़ती है। वहीं उसके पीछे वही आदिवासी लड़की भी तीर कमान लेकर खड़ी होती है। अब जस्टिन के सामने दोनों तरफ खतरा था, आगे तेंदुआ और पीछे आदिवासी लड़की, यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। फिर भी जस्टिन हिम्मत करके पानी पार करने का फैसला करती है। तेंदुआ उसकी तरफ देखकर जोर से गुर्राता है, लेकिन उस पर हमला नहीं करता। तेंदुए को देखकर पीछे खड़ी आदिवासी लड़की भी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इस तरह जस्टिन को आखिरकार नदी पार करके आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जस्टिन देखती है कि आदिवासियों और कमांडो के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। तभी कलवा जस्टिन का पैर पकड़ लेता है और उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कलवा के सीने में एक गोली आकर लगती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद कुछ कमांडो जस्टिन को आदिवासियों के बीच देखकर उस पर बंदूक तान देते हैं। जस्टिन तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर कर देती है और उन्हें अपना मोबाइल और कैमरा दिखाने लगती है। उसकी हरकतों से कमांडो समझ जाते हैं कि वो आदिवासी नहीं बल्कि उन लोगों में से एक है जो जंगल में फंस गए थे। वे गोली चलाना रोक देते हैं और जस्टिन को सुरक्षित हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले पायलट उससे पूछता है कि क्या वहाँ कोई और जिंदा बचा है। जस्टिन झूठ बोल देती है कि सिर्फ वही बची है और उसके बाकी सभी साथी मारे जा चुके हैं। ये कहकर जस्टिन हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और वहां से सुरक्षित निकल जाती है। हेलीकॉप्टर को दूर जाता देखकर एलेजांद्रो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। आखिरकार हेलीकॉप्टर जंगल से दूर निकल जाता है और जस्टिन की जान बच जाती है। अमेरिका वापस लौटने के बाद जस्टिन को सरकारी अधिकारियों और मीडिया के सामने पेश किया जाता है। सबको लगता था कि जस्टिन सच बताकर उस कबीले का खात्मा करवा देगी, लेकिन जस्टिन अधिकारियों से झूठ बोलती है। वो कहती है प्लेन क्रैश में ही ज्यादातर लोग मारे गए थे। कबीले के लोग बहुत सीधे और शांति प्रिय थे। उन्होंने मेरी मदद की। कंस्ट्रक्शन कंपनी के गार्ड्स ने बेकसूर आदिवासियों को मार डाला। जस्टिन झूठ इसलिए बोलती है ताकि कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी या सरकार उस जंगल और कबीले को पूरी तरह नष्ट न कर दे। फिल्म के आखिरी सीन में एलेजांद्रो की बहन को एक फोन कॉल आता है। उसे एक सैटेलाइट इमेज दिखाई जाती है। उस फोटो में एलेजांद्रो कबीले के काले लाल पेंट में ढका हुआ कबीले का नया लीडर बनकर जंगल में जिंदा खड़ा दिखाई देता है।